गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू डेली शॉर्ट्स ऑफ फाइनेंस। आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे 26 अगस्त की मेजर हाइलाइट्स के बारे में। ये वीडियो कल सपोज थी कि आएगी बट कल नहीं आ पाई कुछ ड्यू टू सम रीजंस। वो आज आ गई है। बेसिकली ब्लॉग भी आउट है आपके सामने, मैंने लिंक नीचे दिया हुआ है। तो अब स्टार्ट करते हैं। और वैसे भी सैटरडे संडे को मैं न्यूज़ नहीं कवर कर रहा होता हूँ, तो ये सैटरडे को वीडियो आ रही है तो आप इसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि सैटरडे संडे का भी एक रीज़न है एक्चुअली। मैंने इस सीरीज़ को स्टार्ट करने के बाद कभी नहीं बताया कि सैटरडे संडे को बहुत बेसिक आर्टिकल्स आते हैं, और अगर आप जैसे मंडे टू फ्राइडे पूरा कवर रखते हैं तो उसके बाद क्या होने वाला है उसकी एक्सपेक्टेशन बेस्ड न्यूज़ बहुत ज़्यादा आती है। तो उसको कवर करके इतना कोई बेनिफिट नहीं होता, वो मतलब माइंड टॉलिंग वाली बात हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आर्टिकल से। सिंगटेल सिंगापुर टेलीकॉम, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है सिंगटेल, टू सेल 3.33% इन भारतीय एयरटेल टू भारतीय टेलीकॉम। तो ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि खुद की कंपनी को कैसे बेच सकती है कोई बाहर की कंपनी। तो भारतीय टेलीकॉम जो है वो आपकी मेन कंपनी है, जो कि प्रमोटर कंपनी है, जिसका ओनरशिप है भारतीय एयरटेल के अंदर। जिसके अंदर अगर आप देखेंगे थर्ड सेकेंड पॉइंट के अंदर, तो भारतीय टेलीकॉम ओन्स 35.4% ऑफ भारतीय एयरटेल। एयरटेल का 35% लगभग भारतीय टेलीकॉम ओन करता है। और फर्स्ट पॉइंट पे आएंगे, ये की प्रमोटर कंपनी है और भारतीय एयरटेल। जैसे आप देखेंगे रिलायंस के प्रमोटर हैं मुकेश अंबानी। तो इस तरीके से प्रमोटर जरूरी नहीं है कि कोई पर्सन हो, इंडिविजुअल हो, एक कंपनी भी हो सकती है। तो यहाँ पर भारतीय टेलीकॉम इज द कंपनी जो कि ओनर भी है और प्रमोटर है भारतीय एयरटेल की। तो इसके अंदर इसमें क्या हो रहा है, एयरटेल में सिंगटेल की भी कुछ ओनरशिप है। उस ओनरशिप में से 3.33% अपना स्टेक सेल कर रही है वो भारतीय एयरटेल में, और वो बेच किसको रही है, भारतीय टेलीकॉम को बेच रही है। तो बेसिकली भारतीय टेलीकॉम जो प्रमोटर है वो अपनी कंपनी के अंदर और इन्वेस्ट कर रहा है। और इसको एक ऑब्वियसली पॉजिटिव बात बोला जाता है कि प्रमोटर को अपनी कंपनी पे इतना भरोसा है कि वो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो 3.33% के लिए 1.61 बिलियन डॉलर्स की डील होने वाली है। ये आपको हो सकता है वैल्यूएशन थोड़ी बड़ी लग रही हो, बट अगर आप नॉर्मल स्टॉक मार्केट अभी जो उनका चल रहा है रेट, उसके हिसाब से वैल्यूएशन में निकालेंगे तो वो 4.20 लाख करोड़ रुपीस पर जाती है। मतलब है, उतनी वैल्यूएशन है एक्चुअली में। आगे चले तो KKR लुक्स टू इन्वेस्ट 400 मिलियन इन थ्री हीरो फ्यूचर एनर्जीज। तो यहाँ पर क्या है, KKR आपको मैंने बताया था, KKR सॉरी, एक अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फंड है। प्राइवेट इक्विटी फंड और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में एक कमेंट भी आया था, तो मैं एक बार छोटा सा कवर कर लेता हूँ। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड का मीनिंग होता है कि जैसे जो आपकी नॉर्मल कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट होती है, कि आपने रियल एस्टेट घर खरीद लिया, गोल्ड खरीद लिया, स्टॉक्स भी आजकल कन्वेंशनल ही हो गए। तो वो सब से अलावा जो होती है इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर आप एक स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल एक छोटी कंपनी के अंदर, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जब ये जैसे कोई मेटावर्स का स्टार्टअप बन रहा है आज की डेट में, तो वो उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो न्यू एज टेक्नोलॉजी के अंदर। तो वो आपका ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर आता है। ये कैसे काम करते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, उनमें एक तरीका होता है वेंचर कैपिटलिस्ट फंड का या एंजल इन्वेस्टर का। उसमें क्या होता है कि जो बड़े बड़े वेल्दी लोग हैं, जैसे मुकेश अंबानी फॉर एग्जाम्पल, मुकेश अंबानी को किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। वो अगर स्टार्टअप किसी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो अकेले ही बहुत है। तो वो अगर इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी में, स्टार्टअप में, तो वो एक ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट का तरीका होगा, और वो वेंचर कैपिटलिस्ट या एंजल इन्वेस्टर कहलाएंगे। जितना डिपेंड करेगा जितना वो इन्वेस्ट करते हैं और जितने टाइम के लिए करते हैं वगैरह। तो ये तो एक ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट हो गया। अब ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड AIF जो हमने कवर किया था, उसमें क्या होता है, एक प्राइवेट इक्विटी फंड सेटअप कर दिया जाता है। तो आप वो एक म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है। बहुत सारे वेल्दी लोग, या फिर हो सकता है रिटेल लोग के लिए भी वो अलाउड हो। कोई कोई प्राइवेट इक्विटी फंड रिटेल लोगों के लिए भी अलाउड होता है। क्या रिटेल लोगों का मतलब, जो नॉर्मल लोग, हमारे जैसे लोग जो बहुत कम इन्वेस्ट करते हैं, 10,000 2,000 20,000 ऐसा, तो उन लोग के लिए भी अलाउड हो सकता है किसी किसी प्राइवेट इक्विटी फंड में। जनरली प्राइवेट इक्विटी फंड में बहुत सारे वेल्दी लोग साथ में मिलके अपना साथ में डिसीजन लेके किसी स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि वो थोड़ा बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर पाए और बड़ा स्टेक ले पाए। तो इस तरीके से प्राइवेट इक्विटी फंड या ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड एज अ होल काम करते हैं। अब प्राइवेट इक्विटी फंड इकलौता ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड नहीं है, और भी बहुत सारे फंड्स हैं। तो ये KKR भी ऐसा ही एक प्राइवेट इक्विटी फंड है US का, और ये बहुत बड़ा फंड है इंडिया के अंदर, मतलब इतनी ही इन्वेस्टमेंट करता है, बहुत ज़्यादा। और जैसे इन्होंने हीरो हीरो फ्यूचर एनर्जीज के बारे में आपको पता ही होगा, हीरो ग्रुप है जो आपका, हीरो ग्रुप ऑटोमोबाइल के अंदर, उसके ही एक पूरा वो है एक सब्सिडरी कंपनी है हीरो फ्यूचर एनर्जीज, HFE उसकी शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं। उसके अंदर 400 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। और अगर हम ये बात करें तो ये सिंगल लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है इंडिया के क्लीन एनर्जी स्पेस के अंदर।
क्लीन एनर्जी स्पेस का मतलब होता है जैसे हाइड्रोजन एनर्जी पे कोई काम कर रहा है, सोलर एनर्जी पे काम कर रहा है, हाइड्रो एनर्जी पे काम कर रहा है, विंड एनर्जी पे काम कर रहा है। तो इन सब पे ये जो होता है क्लीन एनर्जी की बात की जाती है कि मतलब जिससे पोल्यूशन कम से कम हो। और उसके अंदर अगर कोई इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा सिंगल मतलब एक ही बारी में होने वाली सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। हो सकता है इससे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गई हो आज की डेट में, वो थोड़ी थोड़ी करके हुई हो, बट ये एक ही बारी में हो रही है तो सबसे ज़्यादा हुई है। गेल इन गैस इंपोर्ट टॉक्स विद रशियाज गैस प्रॉम। तो गेल आपको पता होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ। एक फ्रेजिंग चलती है स्टेट ओन्ड। स्टेट ओन्ड का मतलब है गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी है गेल, इसका फुल फॉर्म है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये इसके पेट्रोल पंप्स वगैरह सब होते हैं आपका, और गैस मतलब ये पूरी अथॉरिटी उसी की है, तो इट्स अ रेगुलेटरी बॉडी भी और ये कंपनी भी है, पूरी काम भी उसी में करती है। गैसप्रॉम, गैसप्रॉम एक रशिया की स्टेट ओन्ड है। स्टेट ओन्ड का मतलब आपको पता है गवर्नमेंट ओन्ड या गवर्नमेंट ऑपरेटेड मल्टीनेशनल एनर्जी कंपनी। ये भी एक एनर्जी कंपनी है और मल्टीनेशनल कंपनी है। तो ये हो गया। अब इन दोनों के बीच में एक डील हुई है जिसके अंदर गैसप्रॉम ने ये सजेस्ट किया है कि आप हमसे इंपोर्ट गैस इंपोर्ट करा लो, गेल को बोला है। रिकॉग्नाइज ईच अदर पेमेंट सिस्टम, ये दोनों अपने एक दूसरे के पेमेंट सिस्टम को रिकॉग्नाइज करेंगे, जिसमें रुपए है इंडिया का आप जानते हैं, एंड मीर MIR है रशिया का। तो ये रशिया हैज अग्रीड टू पे डी मराज आफ्टर फेलिंग टू डिलीवर शिपमेंट्स टू इंडिया इन अ सप्लाई डील। तो ये हुआ कि डी मराज क्या होता है, पहले डी मराज समझते हैं। डी मराज होता है कि जैसे अगर आपने कहीं पे माल भिजवाया, वो जो आपने भिजवा मान लिया आपने शिप से भिजवाया, शिप से भिजवा दिया, और वो आपका माल शिप के अंदर कंटेनर्स के अंदर था, बहुत बड़े बड़े स्टोरेज प्रॉपर थी उसकी उसके अंदर, क्योंकि लंबा रूट था फॉर एग्जाम्पल। तो वहां पर जब चला गया तो एक पॉइंट ऑफ टाइम तक ही आपके पास वो कंटेनर का अलाउड था, बट हो सकते हैं तब तक उस बंदे ने जो आपको जिसको आपने माल भेजा, जो डिमांड कस्टमर था, उसने माल उतरवाया नहीं, मतलब लोड नहीं कराया, डी लोड नहीं कराया। तो अब जो उसको उसके डिले के वजह से चीज देनी पड़ेगी, चार्ज देना पड़ेगा, उसको डीमराज बोलते हैं। कि उसने ही डिले कर दिया और उसने उतरवाया नहीं, तो उसने कंटेनर वगैरह जो चीजें थी उनको अलाउड टाइम से बियॉन्ड यूज कर लिया, तो हमें उसके पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए हम उससे कुछ पैसे मांगेंगे जिसको डीमराज बोलेंगे। रशिया हैज अग्रीड टू पे डीमराज, रशिया ने भी अग्री कर दिया पे करने का, क्योंकि इन्होंने अपना शिपमेंट ही डिलीवर करना मतलब फेल कर गए थे इंडिया को, जो सप्लाई डील पहले हुई थी। मतलब बेसिकली ये इसलिए है क्योंकि पास्ट भी समझना होता है। रशिया और इंडिया की गैस वगैरह की डील के अंदर यही पास्ट है, अभी रिसेंट पास्ट, कि ऐसा हुआ था, और डीमराज के लिए इन्होंने अग्री कर दिया है। फ्यूचर के लिए ये चीज बात कर रहे हैं जो ऊपर गेल और गैसप्रॉम का हो रहा है। एयरलाइन साइट एनर्जी इंजन शॉर्टेज, तो यहाँ पर क्या है, प्रैट एंड विटनी एंड CFM इंटरनेशनल की कुछ न्यूज आई है कि ये वैसे बहुत बड़ी इंजन मेकर कंपनीज हैं, एयरलाइन इंजन बनाती हैं। तो एयरलाइन इंजन की शॉर्टेज हो गई है, और बोला जा रहा है यही दो मेन कंपनीज हैं जिनकी वजह से शॉर्टेज हुई है। यहाँ पर ही सप्लाई चेन के कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं, और इसकी वजह से इंडिया का अगर हम बात करें, इंडिया का एयरलाइन सेक्टर अभी बहुत बुलिश है। मतलब स्टॉक मार्केट वाले बुलिश की बात उस सेंस में नहीं बोल रहा, अपने खुद के बिजनेस पे, पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री पे, इंडियन एयरलाइन इंडस्ट्री पे बहुत बुलिश है। आपने एयर इंडिया की डील देखी थी, फिर एयर एशिया इंडिया की डील हुई, और रेजोल्यूशन प्रोसेस जो हो रहे हैं आजकल वो एयरलाइन में बहुत फास्ट हो रहे हैं। तो ये सब जो होता है इसकी वजह से पता चलता है कि इंडियन इंडस्ट्री अपने आप में बहुत बुलिश है। और अगर एयरलाइन इंजन जैसी बेसिक चीज़ों में शॉर्टेज हो जाएगी, तो ये काफ़ी मतलब एक थ्रेटन्स एक्सपेंशन प्लान, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, तो एक्सपेंशन प्लान इससे वो हो जाएगा। और इसके अलावा उसके मतलब ये शॉर्टेज हो चुकी है, और साथ ही साथ फेयर्स अप हो जाएंगे फेस्टिव सीजन में। अब ये बहुत डिजास्टर्स बात है, आपको लग रहा होगा फेयर्स ऊपर जाएंगे तो फेस्टिव सीजन में ठीक रहेगा, बट फेयर्स फिर जब स्टेबलाइज होते हैं फेस्टिव सीजन के बाद, तो ज़्यादा डाउनफॉल आ जाता है। फेस्टिव सीजन के अंदर एक ये भी फैक्टर रहता है कि ऑफकोर्स बहुत सारे लोग अपने होम टाउन जाते हैं, तो उनको ट्रैवल का वो रहता है। बट अगर वो फैक्टर हमें कंसिडर करना पड़ेगा, तो दोनों में से कॉस्ट देखनी पड़ेगी किसकी ज़्यादा आ रही है, रेवेन्यू कहाँ से ज़्यादा आ रहा है। जो इसके बाद सेटलमेंट होगा, क्योंकि इंजन शॉर्टेज हो जाएगी, तो हो सकता है कुछ एयरलाइंस को ही थोड़ा बंद होना पड़े या थोड़ी फ्लाइट्स कम करनी पड़े, तो वहाँ पर जो फेयर्स का एडजस्टमेंट होगा वो थोड़ा सा डिसहार्टनिंग सा हो सकता है इनके लिए। नीड से बी नॉट टू ट्रांसफर स्टेक टू अदानी, तो ये दो बातें हैं इसमें। अदानी ने जो आपका एनडीटीवी का खरीदने का वो किया था, स्टॉक सेल का पूरा, उसके अंदर दो बातें हो रही हैं कि एक तो आपका सॉरी, जो अगर आप प्राइवेट डील करते हैं, स्टेक सेल करते हैं, तो उसके अलावा उसमें देखे तो RRPR होल्डिंग जो आपकी प्रमोटर एंटिटी है, उसके ऊपर रेगुलेटर ने बैन लगा रखा है कि वो ट्रांसफर ही नहीं कर सकते शेयर्स को, तो वो तो लाइफ टाइम बैन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके बाद शेयर सेल जो है स्टॉक मार्केट के थ्रू जो होती है, ब्लॉक डील का जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, वहां से अगर ये करना चाहते हैं तो सेबी जो है उसने इसके ऊपर भी, प्रमोटर के ऊपर बैन लगाया हुआ है। November 20 के अंदर ये बैन लगा था, और ये 2 साल का बैन था।
तो मतलब आप समझ सकते हैं कि फिर 2 साल तक तो अभी तो डील नहीं हो पाती, इसीलिए ऊपर बोला गया है नीड सेबी नॉट, मतलब सेबी नॉट। नॉड का मतलब होता है अप्रूवल, ये आप लिख भी सकते हैं, काफी अच्छा वर्ड है। नॉड मतलब होता है जैसे नॉड करना, ऐसे करना, तो ये अप्रूवल होता है इसके अंदर। इंडियाज आउटबाउंड डील वैल्यू टू सेकंड हाईएस्ट इन अ डेकेड। आउटबाउंड डील का मतलब होता है जो आप इंटरनेशनल मर्जर्स एंड एक्विजिशन करते हैं। अब मर्जर्स एंड एक्विजिशन ठीक है आपको समझ में आ गया होगा, बट M&As आपको फ्रेजिंग या शॉर्ट फॉर्म समझ में आनी चाहिए, बहुत जरूरी है। कोई मर्जर्स एंड एक्विजिशन नहीं बोलता है, M&As ही बोलता है। M&A ट्रांजैक्शन, ऐसे M&A डील्स ऐसे बोलते हैं। तो M&A आपको पता होना चाहिए। मर्जर्स एंड एक्विजिशन आपको नहीं समझ में आया, जैसे अगर कोई बाहर की कंपनी है, उनको हमने अक्वायर कर लिया, उनका हमने परचेज कर लिया पूरा बिजनेस जो है, तो या फिर हमने उनके साथ मिलके कोई एंटिटी सेटअप कर ली, तो वो आपका मर्जर हो जाएगा, पहले वाला एक्विजिशन हो जाता। अब ये अगस्त के अंदर अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हाईएस्ट है अपने डिकेड में देखें, मतलब पिछले 10 साल में देखें, बट किसी साल से कंपेयर नहीं कर रहे, मंथ वाइज कंपेयर करें, अगस्त की बात करें, अगस्त में सबसे ज्यादा था। अगस्त में कितना था? अगस्त में 7.6 बिलियन था। अब अगर हम साल से भी कंपेयर करें तो 2021 की पर्टिकुलर बात करें तो 2021 कंबाइंड पूरे साल का इससे कम था, 7.4 बिलियन पर था 2021 का, इसका अकेला ही 7.6 बिलियन पर है अगस्त में। तो ये चीज़ है यहाँ पर। HC रिजेक्ट्स व्हाट्सएप मेटा अपील अगेंस्ट CCI प्रोब। CCI प्रोब लगा था व्हाट्सएप और मेटा के ऊपर। मेटा के ऊपर से इसीलिए लगा था क्योंकि वो व्हाट्सएप को ओन करते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर मेन आपका प्रोब था। प्रोब होता है इन्वेस्टिगेशन का एक वारंट होता है, इन्वेस्टिगेशन वारंट इसको बोलते हैं। ये किस लिए था? ये अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी जो इनकी 2021 की है इसके ऊपर लगा हुआ है, और ये अभी नहीं लगा है, बहुत टाइम इनको हो गया और 2-3 प्रोसीडिंग हो भी चुकी है, उसके बाद अभी हो रहा है। तो इसके ऊपर मेनली उन्होंने फोकस किया है। और मतलब आपको इसमें वो तो पता ही है कि क्या उनको लगता है कि ये डेटा सेल करते हैं या फिर चाइना के सर्वर्स पर जाता है या कुछ भी है, यूजर की प्राइवेसी को थ्रेटन होता है, तो वो चीज़ ये कंसिडर करके चलते हैं, ये इसलिए है ये पूरा केस। अब यहाँ पर क्या है कि अब व्हाट्सएप और मेटा ने हाई कोर्ट में जाके ये बात बोली थी कि हमें थोड़ा टाइम चाहिए CCI प्रोब के उसमें लेकर, इनको एक स्टे चाहिए। स्टे मतलब होता है थोड़ा टाइम दे दो। तो उसके लिए थर्सडे को दिल्ली हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया इनको पूरा। आज हम सैटरडे को कवर कर रहे हैं, तो थर्सडे को रिजेक्ट हो गया था इनका CCI का प्रोब। तो इन्वेस्टिगेशन का प्रोब होता है, तो ये रिजेक्ट हो गया था। अब इसके बाद अगर हम थोड़ा कोर्ट के स्पेसिफिक उसमें जाएं तो दिल्ली हाई कोर्ट जो है उन्होंने रूल आउट की ये अपील जो CCI जो व्हाट्सएप और मेटा ने की। अच्छा आपको मेटा नहीं पता तो मेटा इज फेसबुक का दूसरा चेंज होकर चुना, मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने रूल आउट की जो अपील ऑन द बेसिस ऑफ डिवॉइड ऑफ मेरिट्स। तो ये कोर्ट के कुछ तरीके होते हैं जिससे वो डिसीजन लेते हैं, जिसके अंदर एक तरीका है जो काफी मुझे तो इंटरेस्टिंग लगता है, आप चाहें तो उसको और भी सर्च कर सकते हैं। इसका बेसिक मीनिंग है कि ये स्टे कराने में कोई फायदा नहीं दिखता कोर्ट को, तो इसीलिए इसने बोला डिवाइड ऑफ मेरिट्स, मतलब इसमें कोई फायदे की बात नहीं। तो ये चीज़ है यहाँ पर। आगे चले तो इंडिया हैज फॉरेक्स टू विद स्टैंड स्ट्रेस ऑन क्रेडिट वर्दीनेस। तो S&P की ये रिपोर्ट आई है, इसने बोला है कि दो बातें हुई हैं। पहली बात ये है कि इन्फ्लेशन बढ़ी है, इन्फ्लेशन मतलब जो इन्फ्लेशन का फोरकास्ट है वो बढ़ा है 50 BPS से 6.8% पर चला गया है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2023 बहुत बेसिक, अप्रैल से लेकर मार्च ऑफ 2023, यानी अप्रैल होगा 2022 का अभी जो चल रहा है, से लेकर मार्च ऑफ 2023, ये जो पूरा ईयर रहता है अप्रैल टू मार्च का अगले साल का, वो फाइनेंशियल ईयर बुलाते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो 50 BPS से इन्फ्लेशन का फोरकास्ट बढ़ चुका है, 6.8% पर चला गया है। और अब ग्रोथ फोरकास्ट जो है वो इन्होंने चेंज नहीं किया। ग्रोथ फोरकास्ट का मतलब होता है GDP कितने रेट से ग्रो करेगा, सॉरी, तो वो आपका 7.3% पर इन्होंने रखा है। अब होता क्या है इसके बैकग्राउंड में आप समझे, इन्फ्लेशन में अगर इफेक्ट पड़ रहा है और GDP इन्होंने कांस्टेंट रखा है, तो ये काफी बड़ा फैक्टर है और अपनी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा एक बिलीफ वाली बात है। इसमें क्या होता है कि जैसे सेकंड पॉइंट के अंदर लिखा भी है, राइजिंग इन्फ्लेशन ब्रिंग्स हाई कमोडिटी प्राइसेस एंड फॉरेक्स वोलेटिलिटी। तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो जो आपका, अगर आप इन्फ्लेशन बढ़ाते हैं तो सीधी सी बात है उसमें मतलब अगर आप इन्फ्लेशन की फोरकास्ट को बढ़ाते हैं तो आप ये मानते हैं कि हाई कमोडिटी प्राइसेस होंगे और फॉरेक्स वोलेटिलिटी आएगी। फॉरेक्स वोलेटिलिटी का कैसे मीनिंग होता है कि जैसे इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन आ रहा है, इंडिया की चीजें तो महंगी हो ही रही है लोगों के पास, तो इंडिया की चीजें महंगी हो रही हैं तो वो लोग क्या करेंगे, वो इम्पोर्ट करना ज्यादा शुरू कर देंगे। तो इम्पोर्ट करना ज्यादा शुरू करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी ये जो करेंसी है वो डीवैल्यू होगी, वो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, तो वो फॉरेक्स वोलेटिलिटी आती है। तो ये दोनों चीजें राइजिंग इन्फ्लेशन लेके आएगा और बहुत सारे पंगे, मतलब इसमें इश्यूज रहते हैं इन्फ्लेशन के बढ़ने में, तो वो होगा। बट उसके बावजूद भी इन्होंने ऐसा रखा है कि 3.7.3% पर ही ग्रोथ का फोरकास्ट रहेगा।
तो ये इसमें बेसिकली ये दर्शाते हैं कि इंडिया हैज़ फॉरेक्स, मतलब इंडिया के पास उतना फॉरेक्स रिजर्व है। फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, कि अगर जैसे हमारा, मैंने आपको जहाँ पे बताया कि रुपी डीवैल्यू करने लग जाएगा अगर हम इम्पोर्ट करेंगे, तो वहां पर जो है आरबीआई इंटरफियर करेगा और अपना, हो सकता है रुपीस को, डॉलर्स को सेल कर दे तो रुपीस के लिए, तो रुपीस की डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो उस तरीके से हो सकता है कुछ स्टेबिलिटी ले आए। पर ऐसा बोला जा रहा है कि हाँ, स्टेबिलिटी लाने का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास है। अफ्रीकन नेशंस ऑफर इंडिया लिथियम एज रीपेमेंट फॉर एड। एड मतलब है आपका, जो हमने इंडिया ने ऑलरेडी उनको डेवलपमेंटल लोन्स, बहुत सारे एलओसीज, लाइन ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब हमने किस पर्पस के लिए लोन दिया। तो एक लोन के काफ़ी सारे पर्पस हो सकते हैं, एक लोन के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल सकते हैं, तो वो सब एलओसी का पार्ट होता है। तो वो आपका इंडिया ने जो दे रखे हैं ऑलरेडी, उनकी बात करें। अब रीपेमेंट होगी जो इन लोन्स की, एड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, डेवलपमेंटल लोन्स। तो रीपेमेंट जो इनकी होगी अब, वो अफ्रीकन नेशंस ने ऑफर किया है इंडिया को कि हम लिथियम बेस्ड पे कर दें, मतलब आपको लिथियम प्रोवाइड कर दें। 30 बिलियन लाइन्स ऑफ क्रेडिट हमने, इंडिया ने आपकी एक्सटेंड कर रखी हैं अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, ये और बाकी एशियन कंट्रीज में। अब ये अफ्रीका का सिर्फ एग्जांपल है, अफ्रीका की बात कर रहे हैं। अफ्रीका में जितनी भी हमारी लाइन ऑफ क्रेडिट है उसको हम लिथियम में एक्सेप्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं। और ये चीज़ है, इसका वही मेन रीज़न रहता है कि कुछ नहीं से तो कुछ भी भला होता है। तो अगर आपको अफ्रीकन कंट्री से एक्सपेक्टेड है कि नहीं, इनसे तो कोई पेमेंट तो वैसे नहीं आ पाएगी, तो हो सकता है इंडिया कंट्री लिथियम भी एक्सेप्ट कर ले। और लिथियम पर्टिकुलरली के रिजर्व्स भी हमारे पास नहीं है। अब और किसी मिनरल की बात नहीं कर सकते, लिथियम के रिजर्व्स बहुत कम है इंडिया के पास, तो उस रीज़न से भी ये बेनिफिशियल हो सकता है। तो दैट इज़ इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसके नीचे भी कमेंट सेक्शन है, यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। एक, अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक, तो लिस्ट ऑफ मिनिस्टर्स है ऑफ इंडिया, ये मैंने एक छोटी सी लिस्ट कंपाइल की थी, इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे टॉप ऑफिशियल्स, कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, सेक्रेटरीज हैं, इन सब की पूरी लिस्ट दी हुई है। काफ़ी बड़ी लिस्ट है, 9-10 पेज की है। तो ये चीज़ है, अगर आप चाहते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं जाके। तो दैट इज़ इट, सॉरी फॉर द डिले, की कल वीडियो नहीं आई थी, एंड दैट इज़ इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।